हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में, जिसे अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास हाई स्कूल से रिलेटेड है और वो किसी भी बोर्ड का भी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, लेकिन आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आप सीखेंगे कि मिरर किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब दर्पण क्या है और ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप इस दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं सीखेंगे, जैसे कि गोली दर्पण एक प्रकार का दर्पण है और इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशन है, जो 7 डिफिनेशन हमने सामने बोर्ड पर लिख रखी हैं, इनके बारे में आप सीखेंगे और डायग्राम के थ्रू सीखेंगे कि कौन सा दर्पण किस प्रकार का बनता है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दर्पण होता है उसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिरर। तो जो ये मिरर होता है ये होता है हमारा 2 टाइप्स का। कौन कौन से टाइप्स इसमें हैं? सबसे पहले है हमारा समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। यदि आपसे कोई पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे पहला समतल दर्पण और दूसरा बताएंगे आप गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। और जो ये हमारा समतल दर्पण है इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन मिरर। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि जो ये प्लेन मिरर होता है इसके कोई पार्ट नहीं होते, लेकिन जो ये स्फेरिकल मिरर होता है मतलब गोली दर्पण होता है, इसके फिर से 2 पार्ट हो जाते हैं। अब सबसे पहले आप इसको ऐसे समझेंगे तभी बेहतर समझ में आएगा। तो क्या हुआ, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका गोली दर्पण और दूसरा हो गया समतल दर्पण। ये गोली दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। पहला आपका दर्पण हो गया उत्तल दर्पण और उसके बाद दूसरा आपका हो गया अवतल दर्पण। देखिए इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, हम आपको डायग्राम के थ्रू पूरा बहुत अच्छे से क्लियर समझा देंगे। देखिएगा उत्तल है तो ये नाम में छोटा है, वो नाम में बड़ा है, तो उसी प्रकार ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और उसके बाद उसे बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन कॉनकेव है और कौन कॉन्वेक्स है और किसे हम लोग स्फेरिकल कहेंगे और किसे हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे। चलिए अब डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा दर्पण सबसे पहली बात बनता कैसे है। दर्पण मतलब आईना, और आईने में क्या होता है कि आप अपना चेहरा देखते हैं, है ना। तो कोई भी कांच की एक प्लेट ले लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक कांच की प्लेट ले लीजिए और कांच की उस प्लेट में एक तरफ पॉलिश कर दीजिए और दूसरा जो तल है वो अपना चेहरा देखने के लिए बना लीजिए। मतलब जो भी चेहरा देखने के लिए आप तल बनाएंगे उसी तल को कहेंगे परावर्तक तल। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। और जिस तल में आप पॉलिश करेंगे उसे कहेंगे आप पॉलिश वाला तल। अब ये समझा जाए कि ये पॉलिश आखिर किस प्रकार की होती है। तो इसे कहते हैं हम लोग चांदी की पॉलिश या फिर लाल ऑक्साइड की पॉलिश, या आप कह सकते हैं कि हम लोग कलई करते हैं। ये तीनों वर्ड्स में से आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो हमने क्या बताया आपको, एक कांच की आपने प्लेट ले ली, वो कांच की जो प्लेट थी वो एकदम सीधी थी, है ना। तो एकदम जब सीधी होगी और उसके एक साइड हम लोगों ने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अब क्या हो गया, इधर हम लोग अपना चेहरा देखेंगे और इधर ये हो गई पॉलिश। तो इधर हम लोगों ने क्या कर दी है, इधर कर दी है पॉलिश और इधर हम लोगों ने क्या कर दिया है, चेहरा देखने के लिए बना लिया है अपना तो आईना। तो ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। या परावर्तक पृष्ठ कहें या हम लोग इसको तल भी कह सकते हैं। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोगों ने बना दी है और ये हमने पॉलिश वाली सरफेस बना ली है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर। लेकिन अब ये स्फेरिकल मिरर कैसे बनाया जाएगा, गोली दर्पण कैसे बनाया जाएगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक कांच की गेंद है। क्या है, आपके पास एक कांच की गेंद है और वो कांच की गेंद कैसी है, खोखली है। अब खोखला क्या होता है, खोखला मतलब अंदर से वो खाली है और बाहर से एक पतली। देखिए कोई भी गेंद है, आप इसको बीच से काट दीजिए तो देखा होगा कुछ गेंद ऐसी होती है कि अंदर खोखला होता है। तो बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है, मतलब वो पूरी गोल जो है वो गोला एक बना देती है। तो कांच का खोखला गोला है और क्या करते हैं आप, उसको काट देते हैं। मतलब आपके पास एक कांच का खोखला गोला था और उसको आपने ऐसे काट दिया। तो आपने
जब इस ऐसे काट दिया तो ये वाला तो आपका हो गया वेस्ट वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपने निकाल लिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट निकाल लिया तो इस वाले पार्ट में एक साइड पॉलिश कर दीजिए और एक साइड इसका परावर्तक पृष्ठ बना दीजिए। तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण। तो सब कुछ जो भी आज आप क्लास में पढ़ेंगे वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे PDF और लिंक लिखा होगा, वहाँ से जाके आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम पे जाके, और फ्री में ही आपको पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पूरी क्लास देखनी होगी, क्योंकि जब तक आप क्लास नहीं देखेंगे तब तक आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। तो क्या किया, एक कांच का खोखला गोला लिया और इस कांच के खोखले गोले का एक पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया। मान लीजिए वो पार्ट आपने ये निकाल लिया है ना, तो अगर ये निकाल लिया तो क्या हम इधर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अब क्या है, ये स्फेरिकल मिरर है, मतलब ये गोली है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये गोल जो है खोखले गोले से काटा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं गोली दर्पण, है ना। तो अब क्या है, अब इसके एक साइड पॉलिश करनी है और एक साइड हमको परावर्तक पृष्ठ बनाना है। अब डिपेंड करता है कि आप किधर पॉलिश करेंगे, और क्योंकि आप इधर भी पॉलिश कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। जब इधर करेंगे तब इसका नाम क्या होगा, जब इधर करेंगे तब इसका नाम क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, बस इतना समझिएगा। तो उभरा हुआ जो तल है वो आप बना दीजिए इसका परावर्तक पृष्ठ। क्या बना दीजिए, इसको बना दीजिए आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इधर से परावर्तन हो, और इधर कर दीजिए आप पॉलिश। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपने बना दिया है उत्तल दर्पण। अब क्या है कि इसके परावर्तक पृष्ठ आप जो बनाएं वो कैसा हो, धंसा हुआ हो। तो ये देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ इधर हो गया, तो ये हम लोगों का बन गया है अवतल दर्पण। तो हम लोगों को एक परिभाषा मिल गई है। क्या परिभाषा मिल गई है कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग में पॉलिश कर दी जाए और दूसरा भाग उसका परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ऐसे दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि गोलीय के तो जो दो पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, पहला कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा उत्तल दर्पण, तो उत्तल बनेगा ऐसे कि जब आप इसके धंसे हुए तल में पॉलिश कर देंगे और उभरा हुआ तल इसका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, इस प्रकार के दर्पण को ही कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, परावर्तक पृष्ठ जो इसका वो हो, वो कैसा हो, धंसा हुआ हो। मान लीजिए आपके पास चम्मच है और चम्मच आप बिल्कुल ऐसे सीधा रखते हैं, तो इसका जो ये वाला पार्ट हो, इस वाले पार्ट में यदि आप पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ से अपना चेहरा देखें, तो कौन सा दर्पण होगा, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो उत्तल दर्पण होगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। और यदि क्लियर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलता है कि आखिर कौन पढ़ रहा है और कौन किस स्टेज तक पहुंच चुका है। तो ये हो गया उत्तल और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। बिल्कुल बेहतर समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए पार्ट में पॉलिश कर दी जाए और जो इसका परावर्तक पृष्ठ हो वो धंसा हुआ हो, तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण, मतलब कि कॉनकेव मिरर। और उसके बाद वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ जो भाग हो वो क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो और धंसे हुए तल में पॉलिश हो, तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। दर्पण आप समझ गए हैं। समतल दर्पण तो बहुत ही सिंपल था, एक कांच की प्लेट ली थी, एक भाग में पॉलिश, और ये भी डिपेंड नहीं करता कि किधर पॉलिश करें, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, प्लेन 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 ही है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, देखिएगा दर्पण तो हम लोगों ने सीख लिया, इसके सारे पार्ट सीख लिए। इसको ये जो हमने बोर्ड पर बनाया है इसे आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। अब ये गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होंगी, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो नोट्स में आपको ये दर्पण मिलेगा, मान लीजिए आपको मिलता है ये
अवतल दर्पण, तो वहाँ पे हमने ऐसे करके आपको बताया है कि एक किरण इधर से आई और ये इधर से चली गई, मतलब ये आके टकराती है और कहाँ टकराती है, इस वाले पॉइंट पे। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं बस अभी जानना है, क्योंकि सब कुछ डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, ये इधर से हम लोग को ये लाइन खींचनी पड़ेगी जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। बिल्कुल अभी ये सब बताया जाएगा। और ऐसे करते हैं और ये मतलब ये लाइट की रे आई और चली गई। तो इस प्रकार के डायग्राम हमने नोट्स में आपको बनाकर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो पहली आपकी परिभाषा क्या है गोलीय दर्पण से संबंधित, आपका है दर्पण का ध्रुव, और जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के माध्यम से आप पूरी सातों डिफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं जो है वो बनाते हैं गोलीय दर्पण। तो देखिएगा ये कांच का खोखला गोला है, और ये जो कांच का खोखला गोला था ये इसका ये क्या है, पॉइंट है, मतलब ये सेंटर है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सारी डिफिनेशंस कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा ना। तो ये कांच का खोखला गोला था, यहाँ पे प्रकाश की नोक को रखिएगा और बिल्कुल गोल बना दीजिएगा। तो जब ये आप इसको गोल बनाने की कोशिश करेंगे तो जहाँ पे प्रकाश की नोक को रखेंगे उस पॉइंट को ऐसे गोला कर दीजिएगा ताकि बेहतर समझ में आए। अब क्या कीजिएगा कि इसको जो है ऐसे ऐसे बनाइएगा, मतलब आधा जो आप बनाइएगा दर्पण वो कैसा बनाइएगा, आधा बनाइएगा बिल्कुल सेफ, और उसके बाद ये डॉटेड बना दीजिएगा, मतलब यहाँ इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो हो वो देखने में कैसा लगे, ऐसा लगे कि आपने दर्पण बना दिया है। तो बिल्कुल ये समझ में आ गया। अब आप बताइए ये कौन सा दर्पण है। आप कहेंगे सर अभी कैसे बताएं, क्योंकि अभी तो आपने इसमें पॉलिश की ही नहीं है, तो पॉलिश कर दीजिए। तो कोई भी दर्पण आप बना लीजिए, मान लीजिए हम इसे अवतल बनाते हैं, तो अवतल बनाने के लिए हमको पॉलिश कहाँ करनी पड़ेगी, हमको पॉलिश करनी पड़ेगी बाहर इसके। तो इस तरह से हमने इसके बाहर पॉलिश कर दी है। बिल्कुल बेहतर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब हम लोगों ने बना दिया है अपना अवतल दर्पण, और ये वाला जो पार्ट ये डॉटेड बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। तो अब पहली डिफिनेशन क्या है, पोल ऑफ द मिरर, मतलब दर्पण का ध्रुव। उसे कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत छोटी सी डिफिनेशन है। दर्पण का ध्रुव वह पॉइंट होता है जो उस दर्पण के बीचों बीच स्थित होता है। द मिडिल पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वो पोल कहलाता है। बिल्कुल ये मिरर हो गया, और इसके बीचों बीच में कौन सा पॉइंट होगा, आप यहाँ से मिलाकर देख लीजिएगा, ये आपका बन गया है P। मतलब आप कह सकते हैं कि P को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और ये पोल क्या कहलाता है, हमारा ध्रुव कहलाता है। बिल्कुल बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब दूसरी डिफिनेशन क्या है, दूसरी डिफिनेशन है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आपने जो ये कांच का खोखला गोला लिया है, ये कांच का खोखला गोला जो इसका सेंटर था, क्या था, जो इसका सेंटर था वही हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बिल्कुल बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो क्या हुआ कि ये केंद्र क्या कहलाएगा, हम लोगों का वक्रता केंद्र, जिसे क्या कहते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। पोल को P से और वक्रता केंद्र को, मतलब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बिल्कुल क्लियर समझ में सब कुछ आ रहा होगा। मैंने कुछ बच्चों के लिए ये शुरू किया है कि आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाया जाए, क्योंकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें भी आगे जाकर इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना होता है। मान लीजिए आप इंटर हिंदी मीडियम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा सीखें, कुछ वर्ड्स जो हैं वो नए न लगें बाद में, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यदि मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको रेडियस के बारे में ज़रूर पता होगा, सर्कल के बारे में ज़रूर पता होगा। ये जो हम लोगों ने स्फेयर बना दिया है, गोला बना दिया है, ये जो गोला है हम इसे क्या कह सकते हैं, सर्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पे बना हुआ है। और तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सेंटर हो गया। और इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को मिला दिया जाए
तो क्या कहेंगे, वो रेडियस कहलाती है। बिल्कुल कहलाती है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, है ना। तो आप कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब रेडियस ऑफ क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, इसको डिनोट किया जाता है, मतलब इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और कमेंट जरूर करें प्लीज़। तो ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, है ना। 3 डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष की। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और किससे डिनोट कर रहे हैं याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब आप डायग्राम्स को बनाएंगे, जब आप फिगर को अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको इन सब पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ कि हम लोगों का हो गया मुख्य अक्ष जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, जब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाया जाता है तो जो एक रेखा बनती है उसे ही कहते हैं हम लोग अपना मुख्य अक्ष। मतलब देखिए ये डॉटेड तो हम आपको समझाने के लिए हमने बना दिया है ना। तो ये वाली लाइन हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम डिनोट करने के लिए लिख सकते हैं एक्स और एक्स डैश, या इधर एक्स कर दीजिए व इधर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक डिनोट करने के लिए कुछ आप दे सकते हैं। हमने दे दिया एक्स और एक्स डैश, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल मतलब ये सिद्धांत वाला लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में आप कहेंगे मुख्य अक्ष। ये सब कुछ आपको नीचे नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, और यदि आप जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस दिन देख रहे हैं तो हो सकता है नोट्स ना मिले, क्योंकि वह भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपको ये कल या परसों तक ज़रूर मिल जाएगा। तो यदि आप 2-3 दिन बाद देख रहे हैं तो बिल्कुल नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा अभी तुरंत, है ना। तो ये आपने सीख लिया कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसे वही कहलाती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। तो ये क्या हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसे ही हम लोगों ने क्या कहा था, उसे ही तो नाम दिया था आर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आर है ना। ऐसे आप लिख दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही हमारी क्या है, आर है। तो ये 4 डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब 5वें की बात करें, मुख्य फोकस, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्लास। तो मतलब ये मुख्य फोकस जो है ये क्या है, इसे समझने की आप कोशिश करते हैं। मैं आज से पहले जब आप लोगों को पढ़ाता था तो प्योर हिंदी में बात करता था, शुद्ध हिंदी जिसे कहेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी इंग्लिश धीरे धीरे हमें भी आने लगी है और हम आपको पढ़ाने भी लगे हैं। बाकी हमें आने वाली तो बात अलग से हो गई, क्योंकि मैंने तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा ही है फ़िलहाल, लेकिन शुद्ध हिंदी में पढ़ाने का रीज़न ये था ताकि बच्चे अच्छे से अपने ज्ञान को क्रिएट कर सके, लिंक उसकी जो है अपने क्लास से जोड़ सके। लेकिन अब इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का लक्ष्य मेरा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी अदर बोर्ड से हैं, और यदि आप अदर बोर्ड से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मदद कीजिए हमारी लाइव आने में, ताकि आप लोगों के लिए हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आ सकें। तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो अब इसके बाद अब है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या है, थोड़ा सा अलग बनाकर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने ये कौन सा दर्पण बनाया था, आपने बनाया था अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का ये हो गया था पोल, ये हो गया था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला तल हो गया पॉलिश वाला और ये हो गया परावर्तक वाला, है ना। अब दूर से किरणें चली आ रही हैं, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, दूर से चली आ रही हैं, एक इधर से एक इधर से आई, टकराई, और टकराने के बाद अब कहीं ना कहीं तो ये जाएंगे ही ना, और जहाँ जाएंगी और मुख्य अक्ष को जहाँ पे काट देंगी, बस उसी पॉइंट को कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस।
बिल्कुल क्लियर सी बात है। दो किरणें या बहुत सारी किरणें चली आ रही थी, आई, टकराई, और टकराने को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो मतलब आई, टकराई, और टकराने के बाद कहाँ गई? इधर गई और इसमें मिल गई, और जिस पॉइंट पे मिलती हैं वही हमारा फोकस कहलाता है। बिल्कुल बेहतर और अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, और यदि आ रहा है तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। तो ये लाइन चली आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, दोनों आई, इधर गई, फिर ये इधर से आई और इधर चली गई, है ना। तो देखो थोड़ी सी गलती हुई क्योंकि एक जगह पे हमसे नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, आप लोग जब बनाएंगे तो अच्छे से बना देंगे इसको। तो ये हो गया, है ना। ऐसे आप डायग्राम को क्या कर लेंगे? अपनी कॉपी पर बना लेंगे। तो किसी और पेन से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, थोड़ा सा कलरफुल रहता है ना। तो ये हो गया आपका एफ, और इसे आप कैपिटल एफ से लिखेंगे, मतलब प्रिंसिपल फोकस आपका कैपिटल एफ होगा। बिल्कुल बेहतर समझ में आ रहा है। तो मतलब एफ बराबर आपका क्या हो गया? आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस जिसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? जिसे हम लोग डिनोट करेंगे आप किससे? कैपिटल एफ से। स्मॉल एफ कोई भी नहीं लिखेगा, स्मॉल एफ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और कृपया हो सके तो कर्सिव लेटर का यूज बिल्कुल भी मत करें क्लास में, क्योंकि ये साइंस की क्लास है, और यदि आप केमिस्ट्री में कर्सिव लेटर का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल नंबर कट जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से कि हम डेफिनेशन कैसे बताएं आपको? ऐसे बताते हैं कि जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, अब इसको समझ लीजिए, इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, अब यहाँ पे क्या हुआ? परावर्तन ही तो हुआ ना, रिफ्लेक्शन हुआ। तो आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जब किसी मिरर के जो है पैरेलल रेज आती हैं और आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं, मीट इन दैट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ आप लोगों को, है ना। तो ये मुख्य फोकस हो गया। उसके बाद लास्ट, और लास्ट से सेकंड लास्ट आप कह सकते हैं, आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो है वो रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या आता है? वो रिलेशन आता है आपका फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है, R=2F। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो इस पे न्यूमेरिकल आएगा ये बिल्कुल, या MCQ में क्वेश्चन आएगा। ये जरूर याद रखिएगा, मैं आने वाली क्लासेस में जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये आपका हो गया फोकल लेंथ। क्या हुआ? फोकल लेंथ। बहुत ध्यान से समझिएगा, फोकल लेंथ बहुत आसान है। ये जो आपका दर्पण का ध्रुव है और जो आपका ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसे ही हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, मतलब फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा जो ये टॉपिक है, क्या है टॉपिक कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और है कि जो ये फोकस वाला पॉइंट होता है ना, ये P और C के बीच में ही होता है। P और C के बीच में ही होता है। रात के 12 बज चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा दिन मैं बिज़ी रहा और बाहर रहा, और लखनऊ से बाहर रहा मैं, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। इस वजह से एक दिन का क्या हो गया? डिले हो गया, लेट हो गया। लेकिन फिर भी रात में वीडियो बनाकर सुबह कोचिंग पढ़ाऊंगा मैं, और वहाँ पे जाके अपलोड करूँगा वीडियो। इसलिए कृपया हमारी मदद करें आप लोग, और सहायता करें कि बस वीडियो को अच्छे से देखें, और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इतना ही आप लोगों से, इतनी ही गुजारिश है आप लोगों से कि कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं हम, रोज़ आप लोगों से कहते हैं जब क्लास में आते हैं तो चमक धमक के आए, और जब जाते हैं तो पसीना लेके गए। क्यों? क्योंकि आए तो बढ़िया पोंछ के आए। फिर क्लास को रेगुलर चलती रहती है क्लास, विदाउट पॉज मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे से क्लास लेके आऊँ। पसीना निकलता है तो क्या करना है ना, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या हुआ कि आप लोग सीख गए कि फोकल लेंथ आपकी क्या होती है,
कैपिटल एफ और ये मतलब कैपिटल एफ को आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव मतलब पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, स्मॉल एफ कहलाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं स्मॉल एफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और इस फोकल लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो है पॉइंट वो क्या है, वो है आपका दर्पण का द्वारक, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसे आप पहली बार और अंतिम बार ही पढ़ रहे हैं। ये सारे पॉइंट तो आपको कहीं ना कहीं आगे फिजिक्स में फिर मिलने वाले हैं, लेकिन दर्पण का द्वारक पहली बार और आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद ना ये डिफिनेशन मिलने वाली है और ना ही इसका कहीं यूज होने वाला है। लेकिन डिफिनेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार बच्चा पढ़ता है और उसके बाद वो उसको भूल जाता है। तो दर्पण का द्वारक कैसे समझेंगे आप इसको, मान लीजिए आपका ये क्या है, एक खोखला गोला था, है ना, आपने क्या किया, इसको ऐसे काटा, तो काटने के बाद जो पार्ट बचा वही आपका क्या हो गया, दर्पण बन गया। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई ये बात। अब आपके सामने जो ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी फिर ऐसे आएगी, लेकिन जो प्रकाश किरण इधर से आएगी वो तो सीधे निकल जाएगी, है ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सीधे निकल जाएगी, वो किरण इससे टकराएगी नहीं, और जो किरण टकराएगी नहीं वो किरण परावर्तित नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे आने वाली प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें मतलब आने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाए, परावर्तित हो जाएं, उसी भाग को कहते हैं दर्पण का द्वारक। और वो भाग कितना होगा, यहाँ से दर्पण शुरू था, यहाँ पे उसका अंत हो रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, बस इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं, एपरेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने मान लिया m और इसे मान लिया m डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींच लीजिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे ही कहते हैं एपरेचर ऑफ द मिरर, जिसे डिनोट किससे किया जाता है, m और m डैश से। तो m और m डैश हम लोग कह सकते हैं एपरेचर ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोल सकते हैं एपरेचर ऑफ क्या, मिरर, एपरेचर ऑफ मिरर इसे आप कह सकते हैं। तो ये सारा नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, हमने आपको बताया है, ये सारा नोट्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नोट्स मिलेगा वो होगा आपके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यदि किसी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल ज़रूर करें, वो ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, सबसे नीचे कॉन्टैक्ट में मेरा नंबर पड़ा होगा, वहाँ पे जाके आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, और आपको नोट्स देने की भी कोशिश करेंगे, और वो नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब जब अगली क्लास होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि जो ये गोली दर्पण की जो डायग्राम बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो किस रूल पे बनते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और जो 8 डायग्राम आपके होंगे वो आठों के आठों मैं आने वाली क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम आप अगली क्लास में। बाय बाय।